फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अभी आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्ञान बिंदु के बुक से बीएसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। आज फाइनली आपका लास्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसे आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को नया पढ़ने को भी मिला होगा, और हमारा जो वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अब जो आप समाप्त हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के बाद, तो फाइनली हम इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो 1 लाइनर इसका दिया हुआ है इस बुक के लास्ट में, हर एक प्रैक्टिस सेट के लास्ट में जो आपके बीएसएससी के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो उस सभी को भी हम एक वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। उसे भी हम जल्द लेके आएंगे। और दोस्तों बता दें कि आपका एसके झा सर के जो आज पब्लिकेशन का बुक था बीएसएससी सीजीएल के लिए, उससे मैंने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था, ठीक है। उसमें भी आपका 4 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ था, तो इसके बाद हम उसे समाप्त कर देते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इड्यूटेरिया का आप लोग वॉल्यूम 2 लगाना चाहेंगे या प्लेटफॉर्म का लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों में से एक चूज़ कीजिएगा। जो आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आएगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इस बुक का, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तबाकत-ए-अकबरी किसने लिखी थी? तबाकत-ए-अकबरी किसने लिखी थी? दोस्तों यह एक फारसी पुस्तक है और इसे लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबाकत-ए-अकबरी को लिखा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब्बास खां शेरवानी के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी, उसका नाम था तोहफ़ा-ए-अकबर शाही अब्बास शेरवानी की पुस्तक है। अबुल फजल की रचना है अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। और शाहजहां की रचना की बात करें दोस्तों, शाहजहां के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो तो कोई नहीं था, लेकिन हम आपको बता दें कि तुजुक-ए-बाबरी या फिर बाबरनामा बोले, वो बाबर के जो पुस्तक है वो है कौन? बाबरनामा, या फिर जिसको बोलते हैं तुजुक-ए-बाबरी। हुमायूं नामा था गुलबदन बेगम का, और शाहजहां नामा जो है वो इनायत खां का है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि शाहजहां है तो शाहजहां नामा होगा, नहीं। शाहजहां नामा के लेखक थे इनायत खां। कौन थे? इनायत खां, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तबाकत-ए-नासरी फारसी पुस्तक है जिसके लेखक निजामुद्दीन अहमद है। दूसरा नंबर देखिए, विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। विठोबा, दोस्तों विठोबा जो थे वो भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कौन से? के नामदेव थे। और नामदेव इनका सिद्धांत था विठोबा भक्ति या फिर बरकरी संप्रदाय विठोबा भक्ति को ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें दादू पंथ की बात करें दोस्तों, तो दादू थे इसके प्रवर्तक। और तुकाराम की बात किया जाए, तुकाराम या फिर चैतन्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो अजित्य भेदाभेद के थे। माधवाचार्य द्वैतावाद के थे। माधवाचार्य कौन थे? द्वैतावाद सिद्धांत को मानते थे। और नेक्स्ट आपका है उसके बाद हम आपको बता दें तुकाराम बरकरी संप्रदाय के थे। तुकाराम क्या थे? बरकरी संप्रदाय के, ठीक है। और सूरदास की बात करें दोस्तों, तो ये भी पूछा जाता है सूरदास के बारे में, तो उनका जो सिद्धांत था वो कृष्ण भक्ति था, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विठोबा भक्ति। तो विठोबा भक्ति, नामदेव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयास के बारे में जागरूक करना और प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना। 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है ये संविधान के भाग 2 में वर्णित है। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा संविधान कैसा है? एकल नागरिकता है।
और यह अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 में वर्णित है, 5 से 11 में। भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो भाग 3 में आपको मिलेगा संविधान का भाग जो आर्टिकल 12 से 35 है, ये दिया है आपका मूल अधिकार का प्रावधान, जो कि वर्तमान में मूल अधिकार 6 है, ये भी याद रखिएगा। अगर भाग 4 की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 याद होगा, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 से 4 वर्णित है और भाग 1 में दिया हुआ है, भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र संबंधित प्रावधान। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होगा वो महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको। ठीक है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत, हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाल ही जून 2022 में, कब, जून 2022 की बात है, गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और एक यह जो है अनूठी पहल है जिसमें लड़कियों को पंचायत चुनाव में भाग ले रही है और वो न केवल इसमें मतदान करती है बल्कि इसमें हिस्सा भी लेती है। इस तरह वो अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करती है और लड़कियों के इस प्रकार सशक्तिकरण से भविष्य में न केवल निचले स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर भी उनके नेतृत्व में विकास होगा। तो ये गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश से जो अपनी सीमा बनाता है अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल बनाता है, उसके बाद असम बनाता है, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो हैं वो बनाते हैं लेकिन नागालैंड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है अपनी सीमा साझा करता है। 8 नंबर देखिए, मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। अब बात करेंगे कोंकण तट का दोस्तों, तो गुजरात से लेके कहाँ से, गुजरात से गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट, गुजरात से गोवा के बीच के तट को कहते हैं कोंकण तट। मंगलुरु की बात करें, मंगलुरु एक तट है, मंगलुरु तक केनरा तट, केनरा तट जो है ये गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट तक का तटीय क्षेत्र को केनरा तट कहते हैं, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र को केनरा तट कहते हैं। और बात करें लक्षद्वीप सागर का, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य अवस्थित है लक्षद्वीप सागर। ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर, छोटा करते हैं ताकि आप ऑप्शन देख पाएंगे। अप्रैल 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। किसमें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, मई 2022 में फ्रांस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है और इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। इस सूचकांक में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है, इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, स्वीडन है तीसरे स्थान पर, एंडोनिया है चौथे स्थान पर और पांचवा है फिनलैंड। और इस सूचकांक में निचला 5 स्थान प्राप्त करने वाला देश क्रमशः उत्तर कोरिया है 180, इरिट्रिया है 179, ईरान है 178, तुर्कमेनिस्तान है 177 और म्यांमार है 176। और इस सूचकांक में हमारे भारत का जो है वो 150वां स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई,
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो होता है वो 1 मई 2016 को होता है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बात करें कि 5 अप्रैल 2016 को किसका शुरू हुआ था, तो 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था आपका स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। और 2017 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक महत्वपूर्ण योजना था जिसका नाम है उड़ान। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरू हुआ था। और उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश के आम नागरिक, है ना, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मीमांस या पूर्वी मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांस या पूर्वी मीमांस की बात करें तो ये जैमिनी इसके प्रतिपादक हैं। कौन? जैमिनी। अगर हम कपिल की बात करें दोस्तों, कपिल की, तो शांख हैं इसके, कपिल शांख हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन। उसके बाद है गौतम। गौतम की बात करें दोस्तों तो ये न्याय के प्रवर्तक हैं, दर्शन है इनका। गौतम का दर्शन क्या है? न्याय है। और बद्रायन का था उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस बद्रायन का है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुसूलन समिति को बंगाल में जन्म दिया। अनुसूलन समिति को बंगाल में जन्म दिए। बंगाल की जो अनुसूलन समिति है दोस्तों, ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो वरिंद्र कुमार घोष और इनके साथ थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और कुछ स्रोत से ये भी पता चला है कि पी मिश्रा भी इसके नेतृत्व में थे, मतलब पी मिश्रा भी थे, और इन तीनों के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था। और युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। युगांतर जो था इस संगठन का प्रमुख पत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर। इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? किसके बारे में? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी के बारे में दिया है कि 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। तो बात करें अगर इंडोनेशिया की, तो 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। बिल्कुल करेक्ट है, आपको सही नहीं चुनना है, तो ये तो सही है। इस देश की नई राजधानी का नाम नुसतारा होगा। दोस्तों इस नुसतारा बिल्कुल करेक्ट है, इस देश की नई राजधानी का नाम नुसतारा होगा, ये भी सही है। नुसतारा पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में स्थित है जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। तो नुसतारा जो है वो पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में स्थित है जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है, ये भी सही है। और नेक्स्ट दिया है कि नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। तो नई राजधानी का विकास 3 चरणों में नहीं बल्कि 5 चरणों में किया जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसे मिलान कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना होता है 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। किसके द्वारा? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है वो लाला हरदयाल, और गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो 4 हो जाएगा। लाहौर संयंत्र। लाहौर संयंत्र जिसे कहें अगर हम दोस्तों, एक मिनट छोटा करते हैं ताकि, हाँ, लाहौर संयंत्र की बात अगर हम करें, लाहौर संयंत्र की, तो इसके संस्थापक थे जातिन दास। कौन थे? जातिन दास। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है काकोरी संयंत्र। काकोरी कांड या फिर काकोरी संयंत्र की बात करें दोस्तों तो इराम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। चटगांव शस्त्रागार तो सूरसेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। 4, 1, 2, 3। 15 नंबर देखिए, इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल के संसद को द नेसेट कहा जाता है। इजराइल के संसद को द नेसेट कहा जाता है। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग किसकी संसद का नाम है? स्टार्टिंग जो नाम है वो नॉर्वे की संसद का नाम है। नॉर्वे की संसद का स्टार्टिंग नाम है। और यहाँ की जो डॉलर है वो नॉर्वेजियन डॉलर है और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिस्क डॉग का, रिस्क डॉग जो है ये स्वीडन की है। किसकी? स्वीडन देश की सांसद का नाम है रिस्क डॉग। और डायट किसका है? तो डायट जापान की सांसद का नाम है डायट।
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर देखिए, हूल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हूल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु व कान्हू ने किया था। सिंधु व कान्हू ने। ऑप्शन नंबर बी। हूल या फिर संथाल विद्रोह जो दोस्तों ये 1855 से लेकर 1856 में हुआ था और इस विद्रोह के नेता थे सिंधु व कान्हू। इस विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र का दामन एको संथाल परगना जो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था और संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे कि बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर ये सभी में फैला हुआ था। चुआड़ विद्रोह जो है, चुआड़ विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1768 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दलभूम, कैलापाल, डोलका और बड़ाभूम के राजाओं ने मिलकर किया था। वहीं मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है उनके नेतृत्व में ये हुआ था और यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में स्थित है, इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित रहा था मुंडा विद्रोह। आगे देखते हैं 17 नंबर, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित सांसद व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 143 तक आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति की पदावधि है। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है। 56 में राष्ट्रपति का पदावधि है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ या फिर शर्त है। 59 में शर्त दिया हुआ है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। 61 में महाभियोग और 61 के बाद 72 में क्षमादान की शक्ति। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और प्रथम महिला अगर पूछे तो प्रथम महिला आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं और ये देश की सेकेंड है महिला में। लेकिन अगर आदिवासी में पूछे तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये वर्ष 2000 ईस्वी की बात करें अगर हम, वर्ष 2000 में ये जो थी उड़ीसा के विधानसभा का चुनाव जीतकर एमएलए बन गई थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी थी और ये कौन सी जनजाति की है? संथाल जनजाति की हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सांसद के पास। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सांसद के पास है। 20 नंबर देखिए, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार कला शैली जो है इंडो ग्रीक का मिश्रण है। किसका? इंडो ग्रीक का मिश्रण है। गंधार कला शैली को इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो है दोस्तों वो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण के काल में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था। आगे देखते हैं, वदद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो बद्दू जनजाति जो है ये सहारा मरुस्थल में निवास करती है। कहाँ पे? सहारा मरुस्थल में। अगर हम बात करें कि नुवा जनजाति, तो नुवा जनजाति ये सूडान में होती है और पिग्मी होता है कहाँ पे दोस्तों? कांगो बेसिन में। बुशमैन होती है कल्हारी मरुस्थल में और मसाई पूर्वी अफ्रीका जो केन्या में है वहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। 22 नंबर है, नेचुफू सुरंग। नेचुफू सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नेचुफू सुरंग जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। और अटल सुरंग दोस्तों कहाँ पे है? अटल सुरंग आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग। और पीर पंजाल रेलवे सुरंग है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल और जवाहर सुरंग ये दोनों आपका है जम्मू कश्मीर में। जोजिला सुरंग आपका आता है लद्दाख में। और सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में एक सुरंग सिक्किम मेरे को याद नहीं आ रहा है। सिक्किम में भी कोई सुरंग है क्या? नहीं, सिक्किम का कोई नहीं मुझे याद आ रहा है। अगर आप लोगों को पता हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में भी एक सुरंग है। अरुणाचल प्रदेश के सुरंग का नाम है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग, है ना। अगला देखते हैं 28 नंबर। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नाम्बिया से लाए गए जंगली चीतों का किस नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। नाम्बिया से जो है प्रोजेक्ट चीता मांसाहारी बड़े जंगली जानवर को अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना के तहत लाया गया है और टोटल इसमें 8 चीता को लाया गया है। 8 चीता में 5 मादा है और 3 नर है और जंगली चीतों को छोड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति, हम बार बार इसका चर्चा कर चुके हैं कि नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है और बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति हो जाएगा। अगर हम बात करें चलैया समिति का दोस्तों, तो ये कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार से संबंधित आपका चलैया समिति है। कस्तूरी रंगन समिति जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने से संबंधित है। और नेक्स्ट तेंदुलकर समिति की बात करें तो भारत में निर्धनता का आकलन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर। कांवर ताल आर्द्रभूमि या फिर कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। कांवर ताल आर्द्रभूमि या फिर कांवर झील ये बिहार में स्थित है और आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होता है जिनमें कि नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती है और इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की जगह से ढकी हो सकती है। और रामसर सम्मेलन में दी गई परिभाषा के आधार पर मैग्रोव, प्रबाल भित्ति, ज्वारंधमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झीलें आदि को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं। अच्छा, बिहार के किस जिले में है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, पीछे वाले सीट में भी इसका हम चर्चा किए थे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 22वें आईफा अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22वां आईफा अवार्ड से संबंधित पहला कथन दिया है कि 3 से लेकर 4 जून 2022 के मध्य यह आबू धाबी में आयोजित हुआ। तो 3 से 4 जून 2022 के मध्य 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आबू धाबी यानी यूएई में किया गया। ये तो सही है आपका। इस फिल्म में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान हुआ है। तो इस पुरस्कार विजेता की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के जो निर्देशक है विष्णुवर्धन उनको दिया गया। ये भी करेक्ट है आपका। विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ये भी सही है आपका। विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए 27 नंबर। भारत में शिक्षा के क्षेत्रों में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। पता होगा कि ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1863 में पास किए थे, है ना, ICS की परीक्षा। और राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयत्नों से 1817 ईस्वी में बना हिंदू कॉलेज कलकत्ता, उसकी पद्धति उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था ये। और 1804 में सर मैंकी टोंक्स ने बॉम्बे में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी। इनका नाम था मैंकी टोंस। ठीक है, मैंकी टोंस। आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो कि शेयर मार्केट से संबंधित है ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, माधवीपुरी की बात करें तो सेबी की पहली महिला है ये। सेबी की पहली महिला माधवीपुरी बुच है। ठीक है, तो ये तो पहले ही आपका हट गया। अगर ऑप्शन से आप छांटना चाहते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन बनी है तो नए अध्यक्ष इसके बने हैं AS मुद्रा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है SS मुद्रा, C। SS मुद्रा जो है दोस्तों ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है और इसका स्थापना 1875 में होता है। हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है
और भारत सरकार द्वारा 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दिया गया था किसे, एनएसई को। और एनएसई की स्थापना 1992 में होती है। और बीएसई के अधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में फेरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश की थी। कौन सी समिति? फेरवानी समिति। 29 नंबर देखिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। कि देखिए, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक समाज, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 17 आपसे कहता है अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्य में विधान परिषद गठन किया गया था। वो 6 राज्य है, आपका याद रख लीजिएगा। एक तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, फिर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई? तो जून 2022 में सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है दोस्तों यह किया गया था आपका केरल में। जून 2022 में केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई थी और यह परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली की है जो किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है? यूक्रेन दोस्तों अभी काफ़ी चर्चा में है, जिसकी राजधानी कीव है। कहाँ है इसकी राजधानी? कीव है। यहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करें तो टिवानिया यहाँ की मुद्रा है और संसद यहाँ का वेखिविना रांडा ऑफ यूक्रेन यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और यहाँ अगर सीमा की बात करें दोस्तों तो यूक्रेन की सीमा जो लगती है, याद रखिएगा, रूस से लगती है, बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, रोमानिया से, मोल्डोवा से लगती है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी से लगती है। मोल्डोवा से भी लगती है, स्लोवाकिया से भी लगती है और हंगरी से भी लगती है। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन असत्य है? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। पहले ही स्टेटमेंट आपका गलत है। हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं है। हेलेना जो है वो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल जो भारत में विकसित है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक एक रॉकेट है। पिनाक जिसकी कंपनी का नाम अमेरिका की कंपनी बोइंग है, एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। सॉरी मैं उल्टा बोल दी। अगर पिनाक की बात करें दोस्तों तो पिनाक ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। और चिनूक जो है इसकी कंपनी का नाम अमेरिका की कंपनी ने इसे बनाया है, बोइंग कंपनी है। और ये जो एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है। 34 नंबर देखिए, गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था? तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम लोकहितवादी था। लोकहितवादी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक। ठीक है। अगर लोकमान की बात करें दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है लोकमान। और लोकमान की बाद में अगर हम बात करें देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है देश नायक या फिर नेताजी। ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर, पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? तो डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई जो हैं इन्होंने पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किया है। अगला देखते हैं, बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद। और बात करें 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन कारनंदन शर्मा ने मुंगेर के बहड़िया ताल में बकासत भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया गया और गया में यमुनंदन शर्मा ने आंदोलन चलाया।
तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 37 नंबर। मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है दोस्तों, इसका संबंध आपका संवैधानिक सुधार से है, संवैधानिक सुधार से, ऑप्शन नंबर डी। भारत शासन अधिनियम 1919 का इसे ही मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 38 नंबर है, आईएनएस विक्रांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आईएनएस विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। बिल्कुल करेक्ट दिया है, आपको सही स्टेटमेंट ही ढूंढना है, ये सही दिया हुआ है। 2 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ना कि रक्षा मंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर है, एशिया कप 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप के बारे में दिया है कि एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? बिल्कुल सही है। एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित करके जीता, ये भी सही है। उसके बाद है, श्रीलंका ने 5वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। तो आपका केवल और केवल 2 सही है, 1 और 2 जो है स्टेटमेंट ये सही दिया हुआ है। इसकी आयोजन की बात करें तो 27 अगस्त 2022 से 11 सितंबर 2022 तक हुआ है। यह इसका 15वां संस्करण था, ठीक है। और मेज़बान इसका यूएई में हुआ है। फॉर्मेट T20 था। प्रतिभाग टीम 6 थे। कुल मैच 13 खेले गए थे और इसमें अगर हम बात करें कि श्रीलंका ने 23 रन से पाकिस्तान को हराकर जीता है, ठीक है। और खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे जो श्रीलंका के हैं वो बन चुके हैं। और सर्वाधिक छक्का लगाने वाले अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे जो 12 छक्का लगाए थे, रहमानुल्लाह गुरबाज। और प्लेयर ऑफ द सीरीज वानिंद हसरंगा जो श्रीलंका के हैं उन्हें चुना गया है, ठीक है। और सर्वोच्च स्कोर की बात करें दोस्तों तो भारत ने अफगानिस्तान के विरुद्ध बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर देखिए, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? तो अजातशत्रु जो था वो राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। कथन ए में दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। कथन ए में है कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। और कारण दिया है कि सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो इस दोनों में क्या स्टेटमेंट सही है? देखिए स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और आर जो है वो गलत दिया हुआ है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख देश है और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक प्रमुख निर्यातक देश है, जबकि हार्डवेयर के क्षेत्र में यह सशक्त नहीं है क्योंकि भारत हार्डवेयर का एक प्रमुख आयातक देश है। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है और अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग संवर्धन करने का प्रयास किया गया है। 45 में बात करें तो राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। 46 में है कि राज्य जो है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों अन्य दुर्लभ वर्ग हेतु शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था और सार्वजनिक सुरक्षा विधायक और व्यापार विवाद विधायक पर इस समय सदन में बहस चल रही थी। आगे देखते, अच्छा, बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था?
तो 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो वो चिल्का झील है, जो सबसे लैगून झील है। चिल्का झील जो है दोस्तों ये उड़ीसा में है। 46 नंबर है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ प्रस्तावित है? तो G20 शिखर सम्मेलन जो है यह प्रस्तावित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है पहली बार भारत में होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये 2023 में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में प्रस्तावित होगा, पहली बार होगा। और भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 1 दिसंबर 2022 से जम्मू कश्मीर में। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 वाला। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो पहला कथन देखिए, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। नील नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये कथन सही नहीं है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील होती है और यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को पार करती है। इस तरह नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है ये सही कथन नहीं है। आगे देखते हैं 48 नंबर, माउंट केलीमुटू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? तो माउंट केलीमुटू जो है यह इंडोनेशिया का प्रमुख ज्वालामुखी है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। अफ्रीका में अगर हम बात करें दोस्तों, अफ्रीका का ज्वालामुखी कैमरून देश में जो है वो है माउंट कैमरून। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। माउंट कैमरून कहाँ पे है? कैमरून जगह पे अफ्रीका में है। ठीक है। और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे माउंट सेंट हेलेंस माउंट है। कौन सा? माउंट सेंट हेलेंस है। और अलास्का में जो है कटमई है, कटमई अलास्का में है। ठीक है। 49 नंबर देखिए, प्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? प्यूजी प्लेट जो है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोकस प्लेट जो है दोस्तों, कोकस प्लेट्स ये आपका स्थित है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। कोकस, ठीक है, कोकस है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम कैरोलिन प्लेट की बात करें, कैरोलिन, तो यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारत प्लेट के बीच स्थित है। और जुआन डी फुका जो है ये अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिमी में है। ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर, भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक था और यह भारत का प्रथम वाइसराय था। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। आप साइंस का प्रश्न है, तो सांस लेने के लिए जो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है वो मेडुला से होता है। कहाँ से? मेडुला से। सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और ये जो है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान वाणी या फिर चिंतन का केंद्र है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है दोस्तों, ऑब्लिंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। और ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को स्थानांतरित किया। किसने? सोमरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करें तो थॉमसन मॉडल इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। किसने? थॉमसन मॉडल ने इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। डाल्टन का सिद्धांत की अगर हम बात करें, रदरफोर्ड की अगर मॉडल की बात करें तो इन्होंने परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है जिससे नाभिक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, पक्सिनिया ग्रैमिनस कवक से होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनस कवक से क्या होता है?
तो पक्सिनिया ग्रैमिनस कवक से गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। 54 नंबर है, नीचे दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो जिंक, एल्युमिनियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में सबसे कम अभिक्रियाशील जिंक है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम आ गए हैं दर्पण की बात करेंगे। तो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण पर बनता है, अवतल दर्पण पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है, निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को एड्रेनल हार्मोन निकलता है, यहाँ से एड्रेनल हार्मोन निकलता है और एड्रेनाइल हार्मोन हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। और सामान्य स्थिति में एड्रेनाइल हार्मोन का स्राव काफ़ी कम मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर 57 नंबर। कथन ए दिया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंट पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार के अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। और स्टेटमेंट बी है कि डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त, वीर्य सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें सही स्टेटमेंट जो है आपका कथन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापित के लिए बलात्कार अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 58 नंबर, किसी पिंड का भार क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हमको जी बराबर पता है कि कैपिटल GM/r² होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 59 है, निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव, इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, और बल का ML/T-2 होता है और लंबाई का L होता है। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? MT-2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम यानी ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए उसके सतह पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 61 नंबर देखते हैं, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा, लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये प्रकाश FB, FG और FR है तो निम्न में कौन सही है? तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा और लाल रंगों के लिए FU, FG और FR ज्ञात किया जाता है। तो सही होगा FB > FR। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ है। अगला देखते हैं 62 नंबर, क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो क्लोरीन के अणु में जो बंधन होता है वो एकल सहसंयोजी बंधन होता है, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित होता है। 63 नंबर देखिए, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। और जाइलम जो है वो जाइलम उत्तक पौधा के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है और इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम के अंतर्गत दोस्तों वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक ये सभी आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में अगर सबसे लंबी कोशिका की बात हो जाए तो वो तंत्रिका तंत्र है ना। और सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं का खोज लीवनहॉक ने किया था और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न यौगिक में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक यौगिक पारा ऑक्साइड है? तो पारा ऑक्साइड की बात करें तो आपका हो जाएगा BaO2। ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार पारा ऑक्साइड, सुपर पारा ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑक्सीजन के विभिन्न रूप होते हैं और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या विविध रूप में ऑक्सीजन का विविध ON होता है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 देखिए, एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है। यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों दुगुना कर दी तो क्या होगा? तो यदि विशेष लोहे तार का वैद्युत प्रतिरोध R है और इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो नया प्रतिरोध का मान आधा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 68 में है परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार। तो पहला दिया है परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार क्या होगा? तो 68 में दिया है कि परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार अगर हम बात करें तो कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का सरल गुणांक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 69 में है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से संबंधित रंग का बात करें तो भूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहनी फसलों से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा सुनहरी की बात करें तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। अब 70 नंबर देखिए कि एक ग्लास पटट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो एक ग्लास पट्टी से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज का पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इधर नहीं दिया हुआ है, इधर देखते हैं ऑप्शन। तो यह दिया हुआ है ना कि आपतन कोण और ग्लास की पट्टी मोटो दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 71 नंबर है कि केला का pH मान क्या होगा? केला, इसका pH मान दोस्तों 5.2 होता है। केला का अगर वनस्पति नाम की बात करें इसका तो साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडेसिका और यह जो है एंजियोस्पर्म्स पादप है, यानी कि आवृत्तबीजी है, आवृत्तबीजी। वही रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो बार बार पूछा जाता है, और लार का जो होता है वो 5.5 होता है। अब देखते हैं 72 नंबर, निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? तो गैर अपचायक शुगर जो है इसमें से कौन होगा? वो हो जाएगा आपका सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी। यह ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है और वह संकरा जिसमें क्या उपस्थित नहीं हो? CHO और क्या बोलते हैं उसको, ये। अच्छा, अगर हम बात करें इसके सुक्रोज को, अच्छा किसके किसके मिलने से सुक्रोज बनता है? तो सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, ठीक है। और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और लैक्टोज जो बनता है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिलने से बनता है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर प्रश्न है कि एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? देखिए, एस्बेस्टस के कारखाना में अगर कोई काम करता है कोई मनुष्य, तो उसको अगर कोई रोग होगा तो सबसे ज़्यादा उसका लंग्स प्रभावित होगा, क्योंकि सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जो गंदगी वगैरह होता है वो जम जाता है, और उसका जो छोटा छोटा कण होता है वो जाके जम जाता है, और उसके धूल कण से जो रोग होता है वो एंथ्रेकेसिस नामक रोग होता है। याद रखिएगा कौन सा रोग होगा? एंथ्रेकेसिस नामक रोग होता है। ये रोग काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 74 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है? तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एड्स, HIV। तो आपसे कह रहा है कि सही नहीं है, उसे ढूंढना है। तो आपका हैजा इन्फ्लुएंजा ये सही नहीं है। हैजा इन्फ्लुएंजा रोग
जो है यह कारक जीव के बारे में सही नहीं है। ठीक है, हैजा जो है विप्रियो कैलोरी वायरस से होता है, विप्रियो कैलोरी वायरस से। आगे देखते हैं 75। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलाम्ब आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो होगा Q इंटू वी जूल। ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो गया दोस्तों। आंसर हम जैसा कि हर सेट में दिए हैं आंसर बता देते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन जो है PDF के माध्यम से ले सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं जो प्रॉब्लम हो। चलिए, इसका आंसर 76 का सी हो जाएगा, 77 का भी सी हो जाएगा, और 78 देखते हैं, 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का आंसर दिया हुआ है डी। 80 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। 81 का बी हो जाएगा, 82 का बी, और 83 का आपका डी हो जाएगा। 84 का ए है, 85 का सी, और 86 का ए है। ठीक है, 87 का देखते हैं, 87 का आपका हो जाएगा ए, और 88 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा आपका डी। इधर ऑप्शन दिया होगा डी हो जाएगा, और 89 का आपका हो जाएगा बी। 90 नंबर प्रश्न का क्या होगा, ए हो जाएगा। अब 91 का देखिए, 91 का सी होगा, 92 का डी हो जाएगा, 93 का बी, 94 का आपका बी हो जाएगा, और 95 देखते हैं, 95 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 96 का बी है, 97 का आंसर हो जाएगा ए, और 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। 99 का हो जाएगा ए, और 100 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 101 यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, रीजनिंग में देख लीजिए आंसर ए हो जाएगा। 102 का आंसर है ए, 103 का हो जाएगा, 103 का डी हो जाएगा। 104 प्रश्न इधर दिया हुआ, इसका आंसर इधर होगा, 104 का डी हो जाएगा। 105 का भी डी है। 106 का सी हो जाएगा, 107 का डी है, और 108 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। 109 देखिए, 109 का बी होगा, और 110 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 111 नंबर आंसर हो जाएगा ए, और 112 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 113 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 114 का हो जाएगा डी, डी बोले, और 115 का हो जाएगा आपका सी। 116 का ए, 117 का हो जाएगा सी। 118 का ए है, ए 119 देखिए, 119 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। 119 का सी हो गया दोस्तों। 120 इधर देखते हैं, 120 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, और 121 नंबर प्रश्न है, 121 का देख लीजिए। 121 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 122 का बी। 123 का देखते हैं, 123 का आपका सी हो जाएगा, और 124 का हो जाएगा डी। 125 का बी हो जाएगा। 126 का बी हो जाएगा। 127 का डी है दोस्तों, और 128 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 129 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 130 का हो जाएगा ए, सॉरी 130 का यहाँ है, सॉरी 130 का आंसर यहाँ हो जाएगा ए, और 131 प्रश्न यहाँ देख लीजिए, 131 का इधर ऑप्शन होगा सी। ठीक है, और 132 का हो जाएगा बी।
133 का हो जाएगा सी, 134 का ए, और 135 नंबर प्रश्न है, 135 का क्या होगा, 135 का ए हो जाएगा। 136 से यहाँ 136 और 137 एक ही स्टेटमेंट से बनेगा, तो 136 का बी है और 137 का डी हो जाएगा। ठीक है, 138 का सी हो जाएगा, सी सॉरी यहाँ सी है, केवल ए आंसर। और 139 का हो जाएगा आपका सी, और 140 देखिए, 140 का भी सी हो जाएगा, इधर ऑप्शन दिया हुआ है सी। अब 141 देख लीजिए, 141 का क्या हो जाएगा, 141 का डी हो जाएगा, नीचे करना होगा थोड़ा सा। और 142 का आपका हो जाएगा सी। 143 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 144 का क्या हो जाएगा, 144 का आपका ए हो जाएगा। और 145 का देख लीजिए, 145 का ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए। और 146 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 148 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। और 149 देखते हैं, 149 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, 149 का बी हो जाएगा। ठीक है, और 150 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपका 150 प्रश्न था जो समाप्त हो गया। समाप्त, ये प्रैक्टिस सेट भी आपका फाइनली हो गया है। ठीक है, और हर एक सेट के जो लास्ट में आपका कुछ वन लाइनर दिया है हर एक महीने का समसामयिकी घटनाक्रम से, उसे हम बहुत जल्द आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेट आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।